हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना साथी धर्मेंद्र सिंह आपका अपने चैनल काव्या क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने भूगोल की एक और क्लास ली थी जिसमें मैंने पढ़ाया था कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक डलवा दूंगा जिससे आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। आज का मैंने जो टॉपिक उठाया है वो है ग्लोब, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। ग्लोब, अक्षांश और देशांतर से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने ये मुख्य रूप से अच्छे अच्छे टॉपिक में उठाऊंगा जिससे अधिक से अधिक प्रश्न आपके सही हो और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। आज का टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और जब वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करें। तो ग्लोब, सबसे पहले मैं आपको ग्लोब के बारे में बताऊं। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है। पृथ्वी क्या है? एक काल्पनिक नमूना जिसका प्रयोग हम पृथ्वी की जानकारी लेने के लिए करते हैं। तो क्या समझ में आया बेटे बच्चों? तो ग्लोब क्या है? ग्लोब है एक पृथ्वी का काल्पनिक नमूना जिसका प्रयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया जाता है। जैसे ये आपका ग्लोब है। तो ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा, आप विशेष रूप से इस प्रश्न को याद रखें कि पृथ्वी पर जो क्षैतिज रूप से रेखाएं खींची गई हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर जो क्षैतिज रूप से रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पर, वैसे पृथ्वी पर कहीं भी कोई रेखा नहीं है, लेकिन काल्पनिक रूप से जो रेखाएं ग्लोब पर खींची गई हैं उन्हें अक्षांश एवं देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है ग्लोब पर। आप ध्यान रखें, पृथ्वी पर कहीं भी रेखा नहीं है लेकिन काल्पनिक रूप से ग्लोब पर रेखा खींची गई है। तो ग्लोब पर पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है जो पृथ्वी को दो भागों में, धरती को दो भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यदि प्रश्न पूछा जाए तो पृथ्वी को दो भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा बांटती है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। मैंने उस दिन भी पढ़ाया था आपको। इस रेखा को विषुवत रेखा, इस रेखा को क्या विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसे इक्वेटर भी कहा जाता है। और पृथ्वी के ऊपर की तरफ चलेंगे तो ऐसे ही 0 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह कितनी रेखाएं खींची गई है? 90। उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखाएं खींची गई है? 90। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 रेखा खींची गई है। तो 90 और 90 आपके प्रश्न पत्र में यदि पूछा जाए कि कितनी काल्पनिक अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींची गई है तो आपका उत्तर होगा 90 और 90 और एक ये 0 डिग्री। 90 प्लस 90 प्लस 1, तो आपका आंसर होगा 181। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश रेखा कितनी है? 181। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 81। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा,
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको क्या कहा जाता है? मकर रेखा। तीनों रेखाएं आपको याद हो गई। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था इन तीनों रेखाओं पर पड़ने वाले देशों की संख्या, जैसे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा पर मैंने आपको बताया था 16 देश। कितने देश? 16। इस पर 13। मकर रेखा पर 10 देश पड़ते हैं, यानी 10 देशों से होकर ये रेखाएं गुजरती हैं। इसी प्रकार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? आर्कटिक रेखा। क्या कहा जाता है? आर्कटिक रेखा। इसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक रेखा। ये आपका यहां दक्षिणी गोलार्ध और आपका यहां पे है ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसे मैं मिटा देता हूं। हाँ, आपके पास ये हो गई आपकी कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा, ये अंटार्कटिक रेखा, ये आर्कटिक रेखा। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका उत्तरी गोलार्ध। अब मैंने आपको बताया था कितनी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर? 90 उत्तरी गोलार्ध की तरफ, 90 दक्षिणी गोलार्ध की तरफ और एक आपकी 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा। इस प्रकार 181 रेखाएं आपको टिक करके आना है। यदि 181 आंसर में न हो, विकल्प में न हो, तो आपको 180 भी लगा सकते हैं, लेकिन सही आंसर क्या होगा आपका? 181 यानी 181। अब एक प्रश्न अक्षांश रेखा से और बनता है कि अक्षांश रेखा का प्रयोग क्यों होता है? अक्षांश रेखा का प्रयोग तापमान के लिए, तापमान की जानकारी के लिए अक्षांश रेखाओं का प्रयोग धरती पर तापमान की जानकारी के लिए किया जाता है। और यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि क्रमागत रूप से, क्या प्रश्न है? कि क्रमागत रूप से खींची गई दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है? क्रमागत रूप से, यानी जैसे ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इसी प्रकार क्रमागत रूप से खींची गई अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? आपको आंसर लगाना है 111 किलोमीटर। लिख लेंगे आप इस पॉइंट को कि क्रमागत रूप से खींची गई दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर। ठीक है, कहीं भी आप चलिए, 0 से 1 के बीच, ये 0 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, तो कितनी दूरी है? 111 किलोमीटर। 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच 111 किलोमीटर। इसी प्रकार नीचे की तरफ, इसी प्रकार ऊपर की तरफ। अब आ जाते हैं हम देशांतर रेखाओं पर। कहां जाते हैं? देशांतर रेखाओं पर, यानी लंबवत तरीके से, यानी उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? यानी उत्तरी गोलार्ध को
दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखा से मिलाने वाली देशांतर रेखा किसे कहते हैं? यानी उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। ये जैसे ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है ग्लोब पर? की कुल संख्या। तो आपका आंसर क्या होगा? 360। यानी पृथ्वी पर यानी ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाओं की संख्या है? 360। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, यानी 180 ईस्ट की तरफ और 180 वेस्ट की तरफ। ठीक है, 180 ईस्ट की तरफ और 180 वेस्ट की तरफ, यानी पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ। देशांतर रेखाएं ग्लोब को दो भागों में बांटती, जैसे अक्षांश रेखाओं ने दो भागों में विभाजित किया था पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार देशांतर रेखाओं ने क्या किया कि पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, एक ईस्ट एक वेस्ट, यानी पूरब और पश्चिम। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी? 360। इसी प्रकार देशांतर रेखा अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। वहां आपका आंसर हुआ 181 और देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे 1884 में, याद रखेंगे आप, 1884 वाशिंगटन में एक मीटिंग हुई थी जिसमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखाओं के नाम दिए गए थे। क्यों इन रेखाओं को किन नामों से जाना जाएगा? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा थी, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा माना गया। प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान मानक समय रेखा, प्रधान समय रेखा। 1884 में जो मीटिंग वाशिंगटन में हुई थी उसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या माना गया? प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान समय रेखा। और इसका एक नाम और भी है, क्योंकि यह रेखा जो आपकी जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा ब्रिटेन के एक शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? ब्रिटेन के एक शहर ग्रीनविच से होकर, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा भी कहा गया। अब इसको आपको इसके तीनों नाम याद रखने हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान समय रेखा और ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और 100 उसी समय 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या माना गया? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कब? 1884 में जो वाशिंगटन में मीटिंग हुई थी। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को तो क्या माना गया? प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान समय रेखा या ग्रीनविच रेखा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या माना गया? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यानी इसके अनुसार तिथि का निर्धारण होगा 180 अंश देशांतर रेखा के अनुसार। तो क्या होगा? तिथि का निर्धारण। 0 डिग्री देशांतर रेखा के अनुसार क्या होगा? समय का निर्धारण। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है आपको, कि जैसे दो क्रमागत देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे अधिक कहां होगी? दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहां होती है? तो आप याद रखेंगे विषुवत रेखा पर। जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है, सबसे अधिक दूरी कहां आपको दिखाई पड़ रही है? विषुवत रेखा पर। तो प्रश्न ये भी हो सकता है
आपके एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहां होती है? तो आप याद रखेंगे विषुवत रेखा पर। और कितनी होती है सर्वाधिक दूरी? कहां होती है? विषुवत रेखा पर। और कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। जैसे आपने याद रखा था, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर। परंतु दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहां होती है? विषुवत रेखा पर। कितनी होती है? 111.3। और प्रश्न आपका यह भी बन सकता है कि दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी कहां होती है? तो आप याद रखेंगे इन ध्रुवों पर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे कम, क्योंकि यहां ये एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। सबसे कम न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर। आप समझ गए होंगे 1884 की मीटिंग के अनुसार 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा गया? प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा या प्रधान समय रेखा। लेकिन 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा गया? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आइए आगे चलते हैं। जीरो डिग्री देशांतर रेखा का प्रयोग क्यों किया जाता है? समय के लिए। जैसे यानी ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच से होकर यह रेखा गुजरती है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसका नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा। यानी सारी धरती का समय ग्रीनविच रेखा से या तो आगे होगा या पीछे होगा। यदि हम ईस्ट की तरफ चलेंगे तो +4 करना है, +4 मिनट। कितना? +4। यदि कोई भी देश ग्रीनविच रेखा के पूर्व की तरफ पड़ेगा तो उसके समय में 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई। और कोई भी देश जीएमटी से यानी ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की तरफ पड़ेगा तो उसके लिए हमें -4 करना पड़ेगा। आइए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हमारा भारत ग्रीनविच रेखा से कहां है? पूर्व की तरफ। ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ है। और आपको आगे पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी आपको बता देता हूं भारत की मानक समय रेखा कितनी है, यानी प्रधान समय रेखा 82.5 डिग्री। कितनी है? 82.5 डिग्री। अब देखिए हम आपको बता देता हूं, जैसे यहां 12 बजे हुए हैं। कितने बजे हैं? 12। यानी ग्रीनविच में किसी समय 12 बजे हुए हैं, तो उस समय भारत में क्या समय हो रहा होगा? तो देखिए क्या करते हैं हम इसके लिए। मैंने बताया जैसे 1 डिग्री देशांतर रेखा बढ़ेगी तो 4 मिनट हमें प्लस करनी पड़ेंगी। उसी प्रकार आप 82.5 गुणे 4, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 गुणा कीजिए। 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 4 8 32, 32 और 1 33। यानी भारत का समय कितना आगे होगा जीएमटी से? 330 मिनट। 330 मिनट के आप घंटा बनाएंगे, 7 से भाग दे दीजिए तो कितना हो गया? 5.5 घंटे। कितना हो गया? 5.5 घंटे। यानी 6 पंजे 30। कितना हो गया? 6 पंजे 30, यानी 60 मिनट का 1 घंटा। 330 मिनट में कितना बन गया? 6 पंजे 30। 300 मिनट तो सीधी 5 घंटे की हो गई, और 30 मिनट है तो इसके लिए आधा घंटा। यानी भारत का समय कितना आगे होगा? 5.5 घंटे। यदि यहाँ 12 बजे हुए हैं किसी समय, तो भारत में उस समय कितना बजा हुआ होगा? 5:30। कितना बजा हुआ होगा? 5:30। और किसी भी देश का आप समय ऐसे निकाल सकते हैं
जैसे इस समय किसी भी समय ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे हुए हैं और किसी देश का मानक समय रेखा जैसे 70 डिग्री है या 75 डिग्री है या 10 डिग्री है, किस कोई भी ले सकते हैं आप। तो 10 के लिए क्या करेंगे, 10 चौके 40 मिनट, यानी ग्रीनविच रेखा पर जिस समय 12 बजे हुए हैं, यदि किसी देश का टाइम जोन मानक समय रेखा 10 डिग्री है तो उस समय क्या समय हो रहा होगा उस देश में 12:40। इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 1 डिग्री रेखा, 1 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा 12 बजे तो 0 डिग्री, 1 डिग्री देशांतर रेखा पर क्या बजा हुआ उस समय 12:04। 2 डिग्री देशांतर रेखा पर क्या बजा हुआ उस समय 12:08। इसी प्रकार आप किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं। अब आइए पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ क्या करते हैं, समय को, यानी ये समय ग्रीनविच रेखा से क्या होता है, पीछे की तरफ होता है। जैसे पश्चिम की तरफ किसी भी देश की मानक समय रेखा है 15 डिग्री देशांतर, समझिए 15 डिग्री देशांतर। उसी समय ग्रीनविच रेखा पर क्या बजे हुए हैं 12, और किसी देश की मानक समय रेखा कितनी 15 डिग्री। तो फिर क्या करेंगे, उस देश में उस समय क्या हो रहा होगा, तो 15 गुणे 4 यानी 60। तो यानी 60 मिनट अब हमको क्या करनी है, माइनस करनी है। तो उस देश में कितना समय हो रहा होगा, यहां 12 बजे हुए हैं और वेस्ट की तरफ तो कितना समय हो रहा होगा, 11 बज रहे होंगे उस देश में। 1 घंटा आप माइनस करेंगे तो कितना बजे होंगे, 11। आगे बात समझ में आपकी में, यानी यदि जीएमटी से हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमको क्या करना है, +4, और जीएमटी से आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपको क्या करना है, -4। ये तो रही 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में हम कुछ तथ्य आपको बता देता हूं कि 100 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, 180 अंश देशांतर रेखा क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसमें यही नेम फॉलो हुआ, यदि हम पूर्व की तरफ चलेंगे, जैसे पूर्व में किसी दिन 30 तारीख है, किसी भी दिन 30 तारीख है पूर्व की तरफ, तो पश्चिम में उस दिन कौन सी तारीख होगी, 1 तारीख आपको पीछे करना है। कितनी होगी, 29 तारीख। कितनी होगी, 29 तारीख। अब आप समझ गए होंगे कि किसी पूर्व की तरफ किसी देश में 30 तारीख है तो पश्चिम की तरफ उसी दिन 29 तारीख होगी। जैसे यहां आपने लिखी पश्चिम की तरफ किसी भी दिन 14 तारीख है, तो पूर्व की तरफ कितनी तारीख होगी, आपको यहां 1 बढ़ाना है। यदि इसके परिप्रेक्ष्य में पूछेगा, इसकी बात ईस्ट के परिप्रेक्ष्य में वेस्ट की बात पूछेगा, तो यानी यहां 30 तारीख है तो वेस्ट की तरफ होगी 29 तारीख। यदि यहां 14 तारीख है वेस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ होगी फिर उसी दिन 15 तारीख। इसी प्रकार पूरी धरती को कितने टाइम जोनों में बांटा गया है, 24 टाइम जोनों में, बांटा गया है। आशा करता हूं आज की क्लास आपको ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में अच्छी तरह से समझ में आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, आगे की क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो मकर रेखा के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने विश्व के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाई है मकर रेखा, कि मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है। आपको यह भी याद रखना होगा कि मकर रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो मकर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरेगी, इसके बारे में आपको आने वाली वीडियो आपको दूंगा। और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और पिछली वीडियो का जो मैंने पढ़ाई थी आपको, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, इससे आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।